गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारे भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अब तक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और डेडल स्टाम्प का जलवायु वर्गीकरण और कल हमने पढ़ा था आपके थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो ये जो तीनों विद्वान हैं, इनका जलवायु वर्गीकरण के पश्चात अब जो हमारा भारतीय जो जलवायु वर्गीकरण है, यह भारत के किसी विद्वान ने अगर जलवायु वर्गीकरण दिया है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। ठीक है, तो वो जो वर्गीकरण है वो हमारे भारत के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर R.L. सिंह, ठीक है, प्रोफेसर R.L. सिंह का जो है जलवायु वर्गीकरण, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर R.L. सिंह का जो जलवायु वर्गीकरण है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो 1971 में प्रकाशित करवाई थी, उनकी पुस्तक का नाम है इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल के बारे में, प्रादेशिक भूगोल के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक जो है वो प्रकाशित की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि तापमान तथा वर्षा, तापमान और वर्षा जो है वो किसी भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और उन्हीं के जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने जलवायु प्रदेश बनाए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ठंडे एवं सबसे गर्म महीनों के तापमान और वर्षा, ठीक है, को आधार माना है। सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों का जो है टेम्परेचर और जो वर्षा, यहाँ पे है ना तापमान और वर्षा, वैसे ही आपके सबसे ठंडे एवं सबसे गर्म महीनों के तापमान तथा वर्षा को आधार मानकर भारत को 10 जलवायु खंडों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है भारत को? 10 जलवायु प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है आपके प्रोफेसर R.L. सिंह ने। किन्होंने बांटा है 10 भागों में? उन्होंने बांटा है आपके प्रोफेसर R.L. सिंह ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक ए रीजनल ज्योग्राफी 1971 में प्रकाशित की थी। ठीक है, तो आज हम इनके जो जलवायु वर्गीकरण है उनका अध्ययन करेंगे। अभी तो मैंने इनमें नंबरिंग की है, जैसे जैसे हम एक एक का अध्ययन करते जाएंगे जलवायु वर्गीकरण का। इन्होंने 10 जलवायु प्रदेश बताए हैं, उन 10 जलवायु प्रदेशों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा अध्ययन होता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पे अभी तो मैंने नाम अंकित किए हैं, नंबर अंकित किए हैं, वैसे वैसे उनके नाम हम अंकित करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रदेश आता है, उन्होंने जो बताया है उस प्रदेश की हम बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रदेश आता है वो आता है अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। तो हम नाम लिख देते हैं इसका यहाँ पे, अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। ये हो गया हमारा पहला। कौन सा हो गया? पहला। तो अब इसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इधर जो हमारा पोर्शन है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो हमारा अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु जो प्रदेश है उसका जो है हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो विस्तार है, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। कौन सा प्रदेश था? अभी हमने नाम लिखा है यहाँ पे, नंबर 1 अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। ये हो गया हमारा पहला प्रदेश। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके विस्तार की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस जलवायु प्रदेश का विस्तार। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार लिख लेते हैं हम। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में
देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उत्तरी पूर्वी जो हमारा है उसमें मुख्य रूप से आपके सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और नागालैंड। को शामिल किया जाता है। तो ये राज्य हमारे हो गए जो मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है। इसमें असम मैं भूल गया, असम भी आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो इन राज्यों में जो है अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो हमारा प्रदेश है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मैंने हम यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर है आपका सबसे गर्म माह, बात की थी ना हमने कि इन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण किस आधार पे दिया है, सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना जो है उन दोनों का जो तापमान है और जो वर्षा प्रारूप है उनके आंकड़ों के आधार पर 10 जलवायु खंड या 10 जलवायु प्रदेश जो है आपके प्रोफेसर RL सिंह ने बताए हैं। ठीक है, तो सबसे गर्म महीना कौन सा है यहाँ पे, वो है आपका जुलाई। सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना कौन सा है यहाँ पे, जनवरी। ठीक है, तो दोनों का जो है तापमान उसकी बात करेंगे, फिर वर्षा की बात करेंगे। ठीक है, तो गर्म माह में जो टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 33 डिग्री, कितना 25 से लेकर 33 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हमको देखने को मिलता है। 25 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो देखने को यहाँ मिलता है। जनवरी महीने में जो टेम्परेचर है वो मिलता है 11 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की वर्षा की। तो वर्षा जो है औसत वर्षा, औसत वर्षा वो होती है लगभग 200 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो यह हो गया हमारा पहला अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। ठीक है, जिसमें हमारे इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में देखने को मिलता है, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम राज्य शामिल किए जाते हैं। सबसे गर्म महीना जो इस जलवायु क्षेत्र का है वो जुलाई माह है, जिसमें 25 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिलता है। जबकि सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी का होता है, जिसमें 11 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। वर्षा का जो अनुपात है, औसत वर्षा जो है वो लगभग 200 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। अब उसके बाद में हमारा दूसरा आता है आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये वाला। ठीक है, आर्द्र सह्याद्री, इसको हम लिख देते हैं आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। इसके विस्तार की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं नंबर 2, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं
और इसको अंडरलाइन करके डिब्बा बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा पहला था। अब हमारा दूसरा जो है वो है आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये हमारा दूसरा भाग हो गया। प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार दूसरा प्रदेश जो कि हमारे आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश विस्तार। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय प्रदेश, नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ये इसका विस्तार हो गया। किसका? आर्द्र सह्याद्री या पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश का, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। जनवरी और सबसे लिख लेते हैं इसमें, जनवरी का सबसे ठंडा माह कौन सा होता है यहाँ पे? वो होता है जनवरी। और सबसे गर्म माह, गर्म माह जो है वो होता है जुलाई, ठीक है। औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो औसत वर्षा जो है वो देख लेते हैं, 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है। जबकि सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी का होता है और सबसे गर्म महीना होता है वो जुलाई का होता है, जिनमें क्रम से तापमान जो है 18 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। ये आपका जनवरी का 18 डिग्री से लेकर जो है 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है वो हमारा नोट किया जाता है। किसका? वो किया जाता है हमारे जनवरी माह का। जनवरी माह का जो टेम्परेचर है वो हम नोट करते हैं। कितना हो गया? 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही जुलाई माह का जो है 26 से लेकर 32 डिग्री, 26 से लेकर 32 डिग्री तापमान हमको देखने को मिलता है। औसत वर्षा जो है वो कितनी हो जाती है? वो जाती है आपकी 200 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 200 सेंटीमीटर जो है वो औसत वर्षा जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये औसत वर्षा हो गई हमारी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा जलवायु प्रदेश। तो हम यहाँ पे इसको ये लो, ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उसकी हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार। तीसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश या पूर्वी जलवायु प्रदेश, ये वाला जलवायु प्रदेश, ये वाला जो है हमारा कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का। तो इसके बारे में विस्तार की हम बात करेंगे। सबसे पहले आर्द्र पूर्वी जो हमारा आता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश जो हमारा है उसका जो विस्तार है वो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो देखिए इसका जो विस्तार है हम उसकी बात कर लेते हैं।
विस्तार जो है पूर्वी एमपी, सबसे पहले तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के अलावा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बाद में करेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख प्रदेश है जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल भी इसमें ऐड कर लो, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये लो, और उड़ीसा, ये यहाँ के प्रमुख क्या हो गए, क्षेत्र हो गए जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु को धारण करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग इसमें शामिल होता है। जनवरी और जुलाई माह का जो टेम्परेचर है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो जनवरी और जुलाई माह का जो टेम्परेचर हमारा होता है वो कौन सा होता है, उसकी हम बात यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे ठंडा माह जनवरी और सबसे गर्म माह, सबसे गर्म माह कौन सा होता है, वो होता है आपका जुलाई। वर्षा, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे जो ठंडा माह होता है जनवरी, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, कितना होता है, 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। 12 से 27 डिग्री जो है वो आपके सर्दियों का जो तापमान है वो इस जलवायु प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। गर्मियों में यही तापमान बढ़कर 26 से 34 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। और जो वर्षा है वो आपकी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। अभी तक हमने पढ़ा वर्षा का जो है 200 सेंटीमीटर, वर्षा का है 200 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ आते आते हमारी वर्षा का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। टेम्परेचर तो बदलता ही है लेकिन वर्षा का स्वरूप भी यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा तीनों का जो जलवायु प्रदेश है वो पूरे होते हैं, ठीक है। कौन से हो गए ये हो गए हमारे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश। और ये हमारा पहला है अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश और दूसरा है सह्याद्री जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये तीन हमारे जलवायु प्रदेश हो गए। एक बार तीनों को मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर बाद में हम इसको साफ करके दोबारा से जो है हमारे चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें, नौवें, 10वें जलवायु प्रदेशों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पहला था वो था अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। राज्य जो है वो सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम है जहाँ इस प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है। जो कि मेघालय ऐसा प्रदेश है जहाँ भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। मौसिनराम नामक स्थान पर लगभग 1221 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे गर्म महीना जो होता है वो जुलाई का होता है जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी होता है, ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ पे है 11 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, औसत वर्षा जो है वो आपकी 200 सेंटीमीटर मानी गई है। दूसरा आता है आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। इसका जो विस्तार है पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय प्रदेश, नर्मदा नदी से लेकर आपके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसमें सबसे ठंडा महीना जो होता है जनवरी, 18 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है। सबसे गर्म माह जो होता है वो जुलाई का होता है जिसमें 26 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। औसत वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर होती है, इसी के समान। ये हो गया हमारा दूसरा जलवायु खंड। तीसरा जो हमारा आता है प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार वह है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश। इसका जो विस्तार है पूर्वी मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड,
सॉरी ये पूर्वी मध्य प्रदेश, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग आता है, कौन सा भाग आता है? उत्तरी पूर्वी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ का जो सबसे ठंडा महीना है वो कौन सा है? जुलाई है। कौन सा है? सॉरी जनवरी है, जिसमें 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे गर्म महीना जो है वो आपका जुलाई का है, जिसमें 26 और 34 के बीच में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। वर्षा जो है आपकी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। तो ये जो आधार है वर्षा और तापमान, वो प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार जो हैं बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा जलवायु प्रदेश। तीसरे के बाद में हम लिखेंगे हमारा चौथा जलवायु प्रदेश। तो इसके लिए हम इनको मिटा देते हैं सबको। चौथा हमारा आता है उपाद्र, नंबर 4 उपाद्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे है हमारा? नंबर 4, ये रहा। तो नंबर 4 में लिख देते हैं उपाद्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। नंबर 4 इसकी गोला कर देते हैं, ये लो, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया हमारा। अब आता है हमारा वही नंबर 4। इसकी हम बात कर लेते हैं विस्तार के। इसका जो विस्तार है इसकी हम बात करते हैं। इसका जो विस्तार है वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य शामिल है, ठीक है। बिहार राज्य शामिल है। सबसे ठंडा महीना वही जनवरी है, यहाँ पर भी सबसे ठंडा महीना जनवरी। और जनवरी का जो टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है 15 से 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे गर्म माह, इसका सबसे गर्म माह वही जुलाई से गर्म माह या महीना जुलाई। टेम्परेचर आते आते जुलाई में बढ़ जाता है 30 से 35, ठीक है। वर्षा का अनुपात भी लगभग आपके 100 से 200 सेंटीमीटर हो जाता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहाँ पे होती है आपके उपाद्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार राज्य शामिल होते हैं। जहाँ सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है, जिसमें 15 से 19 डिग्री तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे गर्म महीना जो जुलाई, वहाँ पर 30 से 35 डिग्री तापमान, जबकि वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथे नंबर का जलवायु प्रदेश। अब जो आता है हमारा वो आता है 5वें नंबर का जलवायु प्रदेश। तो 5वें नंबर के जलवायु प्रदेश की हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। 5वें नंबर का जो जलवायु प्रदेश हमारा आता है वो आता है उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश। इसको हम लिखते हैं यहीं पे साथ के साथ, उपाद्र तटवर्ती
उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश, ये हो गया नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं उपाद्र तटवर्ती हमारा जलवायु प्रदेश, इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप, उपाद्र तटवर्ती, उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश। इसकी विशेषता है कि ये सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है। इसका जो विस्तार है, विस्तार की हम बात करें, इसका जो विस्तार है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। दोनों का जो तटीय प्रदेश है ना, ये वाला, वो तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में इसका जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश का। यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा शीतकाल में होती है, वर्षा शीतकाल में होती है और मानसून प्रत्यावर्तन से होती है, मानसून प्रत्यावर्तन से होती है, लौटते हुए मानसून से। वर्षा किससे होती है? आपके शीतकाल में होती है, लेकिन किससे होती है? मानसून प्रत्यावर्तन से यहाँ पे जो है वो आपकी वर्षा प्राप्त होती है। गर्मियों में और सर्दियों में इसमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। सबसे गर्म महीना जुलाई के स्थान पर यहाँ सबसे गर्म महीना मई होता है। कौन सा होता है? मई, जिसमें टेम्परेचर है जो 28 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के बीच में होता है। कब होता है? मई महीना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारा 5वां उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश आता है, उसमें जो है हमारा सबसे गर्म महीना जो होता है वो कौन सा होता है? मई महीना होता है, जिसमें टेम्परेचर 28 से लेकर 33 डिग्री के बीच में हमको देखने को मिलता है। जनवरी में जो है वो 20 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में तापमान होता है। सबसे ठंडा महीना वही जनवरी, तापमान कितना होता है? वो होता है आपके 18 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में। 18 डिग्री से लेकर 29 डिग्री के बीच में जो है वो यहाँ पे तापमान देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ किताबों में जो है टेम्परेचर 20 से भी माना जाता है, तो आप 20 ही कर लो इसमें, 20 डिग्री से, ठीक है, 29 डिग्री के बीच में। और जो वर्षा होती है वो आपके 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है वर्षा। और कब होती है? सर्दियों में होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वर्षा का स्वरूप। कहाँ पे? हमारे तटवर्ती जलवायु प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? तटवर्ती जलवायु प्रदेश में जो है हमारा उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश। इसके बाद में 6ठे नंबर का जो हमारा आता है वो आता है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके लिए नंबर 4 को मिटा देते हैं हम। कहाँ पे है? नंबर 5, सॉरी 5 तो हो गया ना हमारा, नंबर 6 ये वाली, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, उपाद्र
महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। नंबर 6, ठीक है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। तो ये हो गया हमारा 6ठे नंबर का जलवायु प्रदेश। कौन से नंबर का? 6ठे नंबर का जलवायु प्रदेश, जिसमें ये वाला कौन सा, इसका ऊपरी गंगा मैदानी भाग इसमें शामिल होता है। विस्तार जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। विस्तार, इसका जो विस्तार है वो है ऊपरी गंगा का मैदानी भाग। ऊपरी गंगा का मैदानी भाग, ये लो, ये हो गया इसका विस्तार। ऊपरी गंगा का मैदानी भाग है, वहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। और जनवरी और जुलाई महीने इसके ठंडे और गर्म महीने होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम वर्षा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वर्षा है वही आपके ग्रीष्मकाल में होती है। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, और कितनी होती है? 75 से 150 सेंटीमीटर। 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जुलाई। और सबसे ठंडा महीना वही आपका जनवरी, ठीक है। दोनों के तापमान हम लिख लेते हैं। जुलाई में कितना होता है और जनवरी में कितना होता है। ये दोनों क्या हो गए? इसके मापदंड हो गए इस जलवायु प्रदेश के, जुलाई और जनवरी। तो जुलाई में जो तापमान होता है वो लगभग होता है 26 से 33 डिग्री। 26 से 33 डिग्री। और ये होता है 27 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में। कितना होता है? 27 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में जो है वो यहाँ का तापमान हमको देखने को मिलता है। जनवरी माह में जो टेम्परेचर होता है वो 7 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक हमको देखने को मिलता है। जबकि गर्म जो महीना होता है जुलाई, उसमें जो टेम्परेचर हमारा होता है वो होता है 26 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 75 से 150 सेंटीमीटर हमारी वर्षा हमको देखने को मिलती है इस जलवायु प्रदेश में, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है नंबर 7 जलवायु प्रदेश। नंबर 7 कहाँ पे है? ये रहा। तो इसका नाम लिख लेते हैं 5 को मिटाकर, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो 7वें नंबर का है वो है अर्धशुष्क उपोष्ण प्रदेश। अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। कौन सा हो गया? 7वें नंबर का, ठीक है। 6 नंबर तक हमने अध्ययन कर लिया था, नाम भी हमने लिख लिए। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है अर्धशुष्क उपोष्ण प्रदेश। विस्तार की हम बात करेंगे इसके। इससे पहले हम इसका लिख लेते हैं नंबर 7। 6 इधर लिख लिया ना। कौन सा है? अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। विस्तार की बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। इसका जो विस्तार है पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
राज्यों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है इस जलवायु का जो विस्तार है। और दिल्ली, और कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली भी जोड़ लो, चंडीगढ़, वैसे तो दोनों में ऐड हो जाता है पंजाब में, लेकिन हम इसको अलग से भी लिख लेते हैं चंडीगढ़, ठीक है। वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, ग्रीष्मकाल में, और लगभग 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है। कितने सेंटीमीटर से? 25 से लेकर जो है लगभग 100 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। कुछ किताबों में तो आपके 75 भी दिया हुआ मिलता है, अब 75 करो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में इस जलवायु प्रदेश में जो है वो वर्षा हमको देखने को मिलती है। सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है, सबसे ठंडा माह जनवरी, ठीक है। कौन सा होता है? जनवरी। और जनवरी के अलावा जो है सबसे गर्म महीना जो होता है वो होता है आपका जुलाई। तापमान जो होता है 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है जनवरी का। और जुलाई का जो तापमान होता है वो होता है 30 से 35 डिग्री, सबसे गर्म माह, गर्म माह जुलाई। और टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। छठा और सातवां दोबारा से बता रहा हूँ, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश जो कि हमारी महाद्वीप जलवायु के रूप में जानी जाती है, मध्यवर्ती भाग में ऊपरी गंगा का मैदान जो है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है जलवायु। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच। सबसे गर्म महीना जो होता है जुलाई का होता है, 26 से 33 डिग्री तापमान होता है। सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी का है और 7 से 23 डिग्री तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठे नंबर का ये वाला जलवायु प्रदेश। उसके बाद में हमारा आता है अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। उपोष्ण, अर्धशुष्क और उपोष्ण, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ जो है इसके प्रतिनिधि क्षेत्र हैं। इसमें वर्षा ग्रीष्मकाल में ही होती है और के बनिस्पत 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, हालांकि कम होती है। सबसे ठंडा महीना जो होता है जनवरी का होता है, तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म महीना जो होता है वो हमारे जुलाई का होता है। किसका होता है? जुलाई माह का, जिसमें 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में तापमान हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 7 जलवायु प्रदेश प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार हमने पूरे कर लिए हैं। अब जो 8वां आता है हमारा उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 8वां जो जलवायु प्रदेश है उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग में है। तो 8वें नंबर का जो जलवायु खंड हमारा आता है अर्धशुष्क, 8वें खंड का है अर्ध शुष्क उष्ण, अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, 8वें नंबर का, ठीक है। कौन सा हो गया? अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश हमारा हो गया। इसके लिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। जो हमारा 8वां आता है अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धशुष्क नंबर 8, अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। ये लो, ये हो गया हमारा 8वें नंबर का जलवायु। विस्तार की बात कर लेते हैं, इसके विस्तार की। पूरा जो विस्तार है वो आपके गुजरात से माना जाता है, ठीक है। गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आपके कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसका जो विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है इस जलवायु प्रदेश का। ठीक है, कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जुलाई और जनवरी का जो तापमान है वो यहाँ पे ठंडे और गर्म महीने के रूप में अंकित किए जाते हैं, ठंडे और गर्म महीनों के रूप में। औसत वर्षा की बात कर लेते हैं पहले तो। औसत वर्षा जो होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी होती है? 100 से लेकर 100 नहीं होती है, 50 से 100 के बीच में। कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे औसत वर्षा होती है। सबसे ठंडा महीना जो होता है यहाँ पे, ठंडा महीना जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी का होता है। और सबसे गर्म महीना वो होता है जुलाई। अब तक केवल एक महीना हमारा चेंज हुआ है, मई का, जो कहाँ पे हुआ है? हमारे लगभग उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश में। कौन से में हुआ है? उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश में मई महीना जो है सबसे गर्म महीना माना जाता है, जबकि और बाकी जो महीने आते हैं वो हमारे जुलाई के आते हैं। ठीक है, तो सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना जो है हमारा, जो आपका जनवरी है, वो है आपका 13 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस। 13 से 23 डिग्री सेल्सियस। और जुलाई है 26 से 34 डिग्री। दिख रहा है ना आपको ये? ठीक है, जुलाई और जनवरी टेम्परेचर आ गया, सही है। वर्षा हमारी आई गई इसमें। अगला जो हमारा आता है वो आता है नंबर 9। 9 कहाँ पे है? नंबर 9 ये रहा हमारा। ये हमारा है शुष्क। कौन सा? शुष्क प्रदेश। तो लिख देते हैं यहाँ पे शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 9 कौन सा हो गया? नंबर 9। तो ये लो, इसको पैक करते हैं यहाँ पे, बंद कर दो इसको। ठीक है, और हमारा नंबर 9 कर लेते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश ये आपका, इसमें आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो थार का मरुस्थल आता है पूरा विस्तार। थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ प्रदेश और आपका पंजाब, हरियाणा, हरियाणा का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग हमारा शामिल हो जाता है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। पंजाब वाला भाग जो है वो इसमें नहीं आता है, हरियाणा का ही आता है। ठीक है, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ठीक है, ये हो गया। वर्षा की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम होती है वर्षा। वर्षा का औसत, वर्षा का जो औसत है वो लगभग है 10 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में।
औसत वैसे 25 है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर है वो 10 सेंटीमीटर वर्षा भी हो जाती है। कहाँ पे? आपके शुष्क जलवायु प्रदेशों में, क्योंकि मुख्य रूप से थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर यहाँ पे अधिक देखने को मिलते हैं। जनवरी में सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना जनवरी, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में, 6 से 20 डिग्री के बीच में जो तापमान है वो इसका देखने को मिलता है। कुछ एक स्थानों पर 23 डिग्री भी देखने को मिलती है, तो 23 ही कर लो आप इसमें, 6 से 23 डिग्री। गर्म महीना, सबसे गर्म महीना वही जुलाई, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है 28 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना अंतर आ गया देख लो आप। सबसे ठंडा महीना जनवरी में 6 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तापमान जो है वो पाया जाता है, जबकि जुलाई महीना का जो तापमान है वो कितना हो जाता है? 28 डिग्री से लेकर आपका 40 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 9वां शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा हो गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। अब अगला आता है अंतिम और लास्ट हमारा 10वां जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? वो है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। हिमालय का पश्चिमी जो भाग है उसका, तो यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार जो है हमारा ये वर्गीकरण पूरा होता है। किसका? प्रोफेसर R.L. सिंह का। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं 8वें, लेकिन उसको मिटाने से पहले एक बार मैं 7वां, 8वां और 9वां एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। 7वां जो है हमारा अर्धशुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश है, जो कि ये है। ठीक है, और इसमें जो है विस्तार पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ भाग शामिल होते हैं। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर। सबसे ठंडा महीना वही जनवरी का होता है, 15 से 18 डिग्री। सबसे गर्म माह जो होता है वो जुलाई का होता है, 30 से 35 डिग्री तापमान। और अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश जो हमारा आता है, कहाँ गया? अर्धशुष्क आपका ये अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश जो है, इसका थोड़ा सा नाम आप, ये वाला 8वां हमारा हो गया अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। तो विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। औसत वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर। सबसे ठंडा महीना जो है जनवरी में होता है, 13 से लेकर 23 डिग्री के बीच में। सबसे गर्म महीना जो है जुलाई का होता है, 26 से 34 डिग्री तापमान होता है। और 9वां जो भी अभी हमने पढ़ा शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला हमारा, जिसमें थार का मरुस्थल का भाग आता है पूरा, इसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ और हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग शामिल होता है। वर्षा 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कुछ एक स्थानों पर 10 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतर स्थानों पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जनवरी माह का जो टेम्परेचर है 6 से लेकर 23 डिग्री के बीच में होता है। और सबसे गर्म महीना जो जुलाई होता है 28 से लेकर 40 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब हमारा जो है अंतिम 10वां पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। 10वां और अंतिम जलवायु प्रदेश पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश। पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश। ठीक है, विस्तार की बात करें इसके, तो आपका जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, HP और उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग, उत्तर प्रदेश का
पर्वतीय भाग। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तार। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? वही जनवरी। सबसे ठंडा महीना कौन सा है इसका? जनवरी। और टेम्परेचर है 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। कब? कौन से महीने में? सबसे ठंडा महीना जनवरी, 0 से 4 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बना रहता है। और सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना जो है वो आपका जुलाई होता है। कौन सा होता है? जुलाई। तेरह से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जुलाई आपका जुलाई हो गया सबसे गर्म। और वर्षा क्या होती है? वो होती है लगभग 50 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। सभी में यही ऐड होगा, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, 50 से स्टार्ट होती है, 150 सेंटीमीटर तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों से और शीतकाल में चक्रवातों से होती है। किससे होती है? चक्रवातों से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि सर्दियों में जो वर्षा होती है इस पश्चिमी हिमालय प्रदेश में, जलवायु प्रदेश में, वो शीतकाल के चक्रवातों से होती है, शीतकाल में चक्रवातों से। जबकि वर्षा जब ग्रीष्मकाल में होती है तो वो आपके मानसूनी पवनों से होती है। किससे होती है? मानसूनी पवनों से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे प्रोफेसर RL सिंह का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हमारा आज पूरा होता है। नंबर 1 अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी जलवायु प्रदेश। नंबर 2 आर्द्र सह्याद्री पश्चिमी तटीय जलवायु प्रदेश। नंबर 3 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु प्रदेश। नंबर 4 उपाद्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। नंबर 5 उपाद्र तटवर्ती जलवायु प्रदेश। नंबर 6 उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। नंबर 7 अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश। नंबर 8 अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। नंबर 9 शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, और नंबर 10 पश्चिमी हिमालय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार जो है आपके प्रोफेसर RL सिंह ने ये 10 जलवायु प्रदेश जो है वो बताए हैं। कितने बताए हैं? 10 जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जलवायु वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अब तक हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण, टीवार्था का जलवायु वर्गीकरण और डेडले स्टाम का जलवायु वर्गीकरण, और लास्ट जो हमारा अंतिम आज हमने जलवायु वर्गीकरण लिया है वो लिया है प्रोफेसर RL सिंह का। कई बार पूछ लेते हैं इसको भी आपके RL सिंह के जलवायु वर्गीकरण को एग्जाम में, इसलिए आज मैंने ये भी आपका पूरा करवा दिया है। ठीक है, अब जो है हमारी भारतीय जलवायु की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वो जो हमारी विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं। अगला जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है भारतीय जलवायु की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता। 8-9 विशेषताएं हमारे जलवायु की देखने को मिलती हैं।
भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारी विशेषता आती है उसके लिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वह है आपकी मानसून पवनों का प्रभाव। सबसे पहला पहली विशेषता हमारी यह हो गई, मानसूनी पवनों का जो है प्रभाव वो हमारी भारतीय जलवायु पे देखने को मिलता है। देखो कैसे, भारत में वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। किससे होती है? मानसूनी पवनों से होती है। मानसूनी पवनों से होती है। लगभग 75% वर्षा जो है आपके मानसूनी पवनों से होती है। 75% वर्षा। इसीलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, यह हो गया पहला प्रभाव। मानसून पवनों का प्रभाव हमारी जलवायु पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में जो वर्षा होती है वो होती किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से। और उन्हीं मानसूनी पवनों के कारण हमारे भारत में 75 से 80% जो है वर्षा देखने को मिलती है। और इसीलिए भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। और यही प्रभाव हमारे मानसून पवनों का हमारे भारत में देखने को मिलता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है? वह है आपकी वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा और समय। नंबर 2 नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 है, तो देखिए हमारे भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। किससे होती है? पवनों से होती है, जो कि लगभग 75% भाग। कितने प्रतिशत भाग? 75% जो भाग है वो हमारी मानसूनी पवनों से हमको प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इसका जो अनुपात है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत में 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों, मानसूनी काल में या मानसून काल में, इसको ऐसे कहना मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में। ठीक है, और 13% वर्षा मानसून के उपरांत होती है। मानसून उपरांत मतलब मानसून के जाने के बाद। ठीक है, 13%। और 13% के बाद में जो आपकी आती है 2% वर्षा, वो आपके लगभग होती है शीतकाल में। कब होती है? शीतकाल में। 2% वर्षा शीतकाल में। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके मानसून पूर्व। मानसून 10% 10% वर्षा मानसून पूर्व
मानसून पूर्व प्राप्त होती है, मानसून पूर्व प्राप्त होती है 10%, और 2% जो वर्षा है शीतकाल में प्राप्त होती है। तो ये जो है हमारे भारत में वर्षा की मात्रा और समय है जिसमें हमको वर्षा का जो मात्रा है वो देखने को मिलती है। 75% वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय, ठीक है। 13% जो वर्षा होती है मानसून जाने के बाद में, और 10% वर्षा होती है मानसून आने से पहले सितंबर में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त और सितंबर में जुलाई, जून के अंदर, जून और जुलाई में जो है हमारी मानसून पूर्व की वर्षा हमको देखने को मिलती है 10% वर्षा, और 2% वर्षा जो है शीतकाल में लौटते हुए मानसून से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरी विशेषता। तीसरी जो हमारी आती है वो आती है वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, ठीक है, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का असमान वितरण की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। वर्षा का असमान वितरण, हमारे भारत में जो है वर्षा का असमान वितरण हमको देखने को मिलता है। क्षेत्रीय वितरण जो है समान नहीं होता है, नहीं होता है ना। देखो कैसे नहीं होता है। भारत में वर्षा का वितरण क्षेत्रीय रूप से, भारत में वर्षा का वितरण क्षेत्रीय रूप से समान नहीं है या समान नहीं होता है। तो क्या होता है, कुछ स्थान तो ऐसे होते हैं जो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा की इतनी कमी होती है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में वो शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार के प्रदेश कैसे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मेघालय का मौसिनराम लगभग 1221 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जबकि भारत में ही पश्चिमी राजस्थान जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, इसको पूरा लिख देते हैं, पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो क्षेत्रीय वितरण है हमारे भारत का वर्षा का, वह समान नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय के मौसिनराम में वर्षा 1221 सेंटीमीटर, और कहाँ, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो है उसका अनुपात हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो आता है वो आता है हमारा चौथा, वर्षा की अनिश्चितता। नंबर 4, ठीक है। हमारे भारत में
जो हमारी भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषता है उसमें चौथा जो पॉइंट हमारा आता है वर्षा की अनिश्चितता। देखो हमारे भारत में जो है मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग जुलाई सितंबर में प्राप्त होता है। जुलाई सितंबर में प्राप्त होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। लेकिन अगर हम वास्तविक वर्षा के दिनों की बात करें तो वो और भी कम होते हैं। लेकिन हमारी जो यहाँ पे है जुलाई सितंबर में जो वर्षा होती है उसमें मानसूनी वर्षा समय पर होती नहीं है, कभी समय पर होती है। अनिश्चितता की बात करें ना, लेकिन कभी कभी वर्षा समय पर नहीं होती है, कभी समय से पूर्व हो जाती है, कभी समय से पूर्व भी हो जाती है और कभी समय पे भी नहीं होती और कभी किसी वर्ष जो है सूखा ही रह जाता है। तो ये जो है हमारे भारत की वर्षा की अनिश्चितता हमको देखने को मिलती है। कुछ एक क्षेत्रों में तो ज़्यादा हो जाती है, कभी समय से पहले, कभी देर से आती है और कभी वर्षा समय पर आती ही नहीं है। ठीक है, अब जो है हमारा पांचवा, इसकी हम बात कर लेते हैं। पांचवी विशेषता कौन सी है? पांचवी विशेषता की हम बात कर लेते हैं। पांचवी विशेषता है वर्षा की अनियमितता। पांचवा, वर्षा की अनियमितता। ठीक है, वर्षा की अनियमितता। हमारे भारत में क्या होता है, कभी बाढ़, भारत में कभी बाढ़ और कभी सूखा देखा जाता है। ये क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे भारत की जो वर्षा है वो अनियमित रूप से देखने को मिलती है। भारत के कुछ प्रदेशों में तो वर्षा है जो लगभग लगातार होती है और कुछ प्रदेशों में वर्षा 10 से 12 दिन या 5 दिन में पूरी हो जाती है, जिससे वहाँ सूखा, और जहाँ लगातार वर्षा होती है वहाँ पर जो है आपको अधिक वर्षा देखने को या बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। ये जो अनियमितता होती है, इस अनियमितता का सर्वाधिक प्रभाव, इस अनियमितता का सर्वाधिक प्रभाव 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में होता है, वाले स्थानों पर होता है। जैसे ऊपरी मध्य गंगा मैदान, जैसे ऊपरी मध्य गंगा मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां हमें वर्षा का अनियमितीकरण देखने को मिलता है। इसका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाँचवें नंबर की विशेषता। उसके बाद में हम मानसून विभंगता की बात करेंगे। छठे नंबर पे मानसून विभंगता। मानसून विभंगता क्या होती है कि जब मानसून हमारा आता है और वर्षा होती रहती है तो
तो उस समय के दौरान कभी कभी मानसून में 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का गैप लग जाता है जिसमें वर्षा होती ही नहीं है। कभी कभी वो गैप इतना लंबा हो जाता है कि मानसून ही विभंग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो वो हमारा है मानसून विभंगता। मानसून विभंगता। भारत में जो है आपके, मैंने बताया अभी, वर्षा निरंतर नहीं होती है, कभी कभी मानसून में 1 महीने का गैप लग जाता है। भारत में वर्षा नियमित नहीं होती है, नियमित और लगातार नहीं होती है। कभी कभी मानसून में 15 दिन से लेकर 1 माह तक विभंगता गैप आ जाता है। इसे ही हम मानसून विभंगता कहते हैं। हमारे भारत की क्या कहते हैं? मानसून विभंगता। इसे ही मानसून विभंगता से प्रदर्शित किया जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विशेषता नंबर 6। और विशेषता नंबर 7 है मूसलाधार वर्षा। तो मूसलाधार वर्षा की हम बात कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, नंबर 7, मूसलाधार वर्षा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कितनी मूसलाधार वर्षा होती है हमारे भारत में, जबकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। तो देखिए, भारत में वर्षा मूसलाधार रूप में देखने को मिलती है। होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, लेकिन होती है। भारत की 75% वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। मानसूनी पवनों से होती है, जिनमें सर्वाधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में 180 दिन होती है। कितने दिन होती है? 180 दिन होती है, और लगभग 1080 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान के गंगानगर राजस्थान में 10 से 12 दिन वर्षा होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये जो हमारा वर्षा का जो प्रारूप है वो हमको देखने को मिलता है। और मानसून का जो हमारे यहाँ पे महीनों का जो समय है वो आपके जुलाई से सितंबर का है, लेकिन वास्तविक वर्षा के दिन भारत में वास्तविक वर्षा के दिन 40 से 45 हैं। कितने हैं? हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो मूल रूप से 40 से लेकर 45 दिन के बीच में होती है, जबकि हमारा जो मानसून का जो समय है वो आपका कब से कब तक होता है? जुलाई से सितंबर। ये हमारे भारत का मानसून का समय काल होता है। तो इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर ये कुल मिला के 3 महीने होते हैं, लेकिन जो वर्षा प्राप्त होती है
वो 40 से 45 दिन के बीच में होती है। 40 से लेकर 45 दिन के बीच में जो वर्षा होती है, वही वर्षा का जो प्रारूप है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7वें नंबर की वर्षा है मुख्य विशेषता। 8वीं विशेषता की हम बात कर लेते हैं। अगली हमारी विशेषता है 8वें नंबर की, और वो है धरातलीय वर्षा। धरातलीय वर्षा मानसूनी वर्षा को ही हमारे भारत में मानसूनी वर्षा को ही धरातलीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। धरातलीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी वर्षा को ही धरातलीय वर्षा के रूप में जाना जाता है, या धरातलीय वर्षा इसे कहा जाता है। हमारे भारत में जो ऊंचे पर्वत हैं, भारत के ऊंचे पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। रोककर वर्षा करवाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट करवाते हैं ना वर्षा। तो ये हो गए हमारे धरातलीय वर्षा। क्यों? क्योंकि मानसूनी वर्षा को ही हम धरातलीय वर्षा कहते हैं। और धरातल की जो स्थलाकृति है, कौन सी? पर्वत। वो ऊंचे पर्वत क्या करते हैं? मानसूनी पवनों को रोकते हैं आगे बढ़ने से। और हमारे भारत में हिमालय पर्वत ऐसा ही पर्वत है, और पश्चिमी घाट श्रृंखलाएँ भी ऐसी श्रृंखलाएँ हैं जो आपकी मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराते हैं। पवन, इसीलिए पवन सम्मुख ढालों पर वर्षा होती है, जबकि पवन विमुख ढालों पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, एक तो सम्मुख ढाल होंगे तो वहाँ पे वर्षा होगी, विमुख ढाल होंगे वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धरातलीय वर्षा का प्रारूप। अब जो आता है 9वां और लास्ट, वो आता है हमारे तापमान का असमान वितरण भारत में। नंबर 9, लास्ट एंड फाइनल आपकी विशेषता, तापमान का असमान वितरण। तो देखिए हमारे भारत में जो है तापमान का असमान वितरण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप अगर हम देखें तो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और शीत ऋतु में जो तापमान है वो हिमांक तक पहुंच जाता है। तो यह हमारा तापमान परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर होता है और दैनिक जो तापांतर होता है वो अधिक देखने को मिलता है। तो लिख लेते हैं, भारत में तापमान का असमान वितरण होता है, असमान वितरण है। उत्तरी पश्चिमी भारत में महाद्वीपीय
महाद्वीपीय जलवायु के कारण दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ठीक है, दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। गर्मियों में यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान रहता है, जबकि सर्दियों में हिमांक पहुंच जाता है। हिमांक क्या हो जाता है? हिमांक। जबकि दक्षिणी भारत में समुद्र के समकारी जलवायु, समुद्र तटीय जलवायु पाई जाती है। या इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत में समुद्र तटीय जलवायु के कारण यहाँ की जो जलवायु होती है वो समकारी प्रभाव रखती है। कौन सा प्रभाव रखती है? समकारी प्रभाव रखती है। इस प्रकार जो है आज हमारी भारत की जलवायु की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जलवायु की मुख्य विशेषताएं। कौन कौन सी हो गई? 9 प्रकार की हमारे भारत की जलवायु की विशेषता हो गई। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे जलवायु का जो टॉपिक है वो होता है पूरा। ठीक है, अभी तक हमने सारे जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया। जलवायु हमारे जो ऋतुएं हैं वो ऋतुएं हमने पढ़ ली, और जलवायु वर्गीकरण जिनमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टीवार्था का जलवायु वर्गीकरण, डेडले स्टाम का जलवायु वर्गीकरण, टीवार्था का हो गया, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जलवायु वर्गीकरण जो है वो आपका है थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, इसके अलावा आज हमने प्रोफेसर R.L. सिंह का भी जलवायु वर्गीकरण पूरा कर लिया है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।